जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस लाइव सेशन में। जुड़ चुके हैं बाबू सराफ, दिव्य प्रकाश कुमार, दानिश, बाबू बलविंदर, विकास कुमार यादव, अर्नव सिंह, कुमार सिंघानिया, अमृता कुमारी, संध्या कुमारी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सोनू रोमांटिक बॉय, गुड इवनिंग, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज जो है हम लोग को पढ़ना है जो पद खंड है, जिसको काव्य सर मुझे क्वेश्चन नहीं भेजे। क्वेश्चन बाबू सर आप टेलीग्राम पे भेज चुके हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन भेज चुके हैं इंग्लिश और हिंदी का। तो आप वहां से लोड कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। हमको लगा आप जुड़ गए हैं इसीलिए। तो वहां पे जितना था क्वेश्चन सारा का सारा पीडीएफ वहां भेज चुके हैं। ऐ मेरे दोस्त मेहनत करते रहो, ऐ मेरे दोस्त मेहनत करते रहो, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो ये वक्त क्या चीज है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। ये जो वक्त बदल जा रही है, ये लोग बदल जा रही है, तो ये वक्त क्या चीज है, ये तो मामूली सी चीज है। सर टेलीग्राम का नाम क्या है? अच्छा, उसका नाम जो है विद्या इंग्लिश क्लासेस है। चलिए इसमें से गायब है। टेलीग्राम का नाम है लिंक कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिए कहाँ गया इरेजर? हाँ वही, क्योंकि अभी न्यू है। दोनों का गायब। चलिए आज का जो शायरी है, शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, समा परवानों को जलना सिखा देती है। चलने वालों को तकलीफ तो होती है, गिरने वालों को तकलीफ तो होती है, मगर ठोकरें इंसान को चलना सिखा देती है। तो जो हमारे लाइफ की जो जो थोड़ी थोड़ी जो ठोकर लगती है ना, ऐसे कहा जाता है कि ठोकर लगने से ही बुद्धि बढ़ती है। तो वही है, जब हम गलती करते हैं तो उसके बाद ही क्या होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है और हम उससे सीख लेते हैं। जो लोग कोशिश नहीं करते उनका कुछ नहीं होने वाला। सर इसमें तो ओनली क्लास नोट्स है, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जो क्लास नोट्स है उसी में क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन पूरा भेज दिया जाएगा। जितना अभी बन चुका है वहां पे पहुंच चुका है, उतना क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन कीजिए। आज का जो चैप्टर है काव्य खंड से है। काव्य खंड से है आज का चैप्टर, हम लोग का कहाँ से है तो काव्य खंड से है। ये बार बार जो है पेन का नोक गिर जा रहा है। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है काव्य खंड से है, और इसमें पढ़ना क्या है, तो उसका नाम जो है कवित है।
कवित जो है हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो कवित है, जिसके हमारे राइटर हैं, जो लेखक है, भूषण साहब है। तो कवित का लेखक कौन है? तो भूषण साहब है। और ये कौन सा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं? तो अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। काव्य खंड जो पद भाग है हमारे किताब का, उसका अध्याय 5 पढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारे जो कवि भूषण जी है, इनका जन्म जो है 1613 ईस्वी में हुआ था। तो कवि भूषण जी का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में हुआ था। कवि भूषण जी का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में हुआ था। सर दूसरा ले लीजिए। अच्छा, उसमें जो है उसमें का ऑलरेडी गायब है, इसीलिए। निधन जो है इनका 1715 ईस्वी में हुआ है। तो पूछा जाएगा जो कवि भूषण जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में हुई थी। ये दो बातें याद रखेंगे। कवित के लेखक जो हैं हमारे कवि भूषण जी हैं, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ है। और मृत्यु कब हुई है? तो 1715 ईस्वी में हुई है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो है तिकवा, कानपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उसमें कौन सा जिला है? कानपुर के तिकवापुर गांव में इनका कहाँ क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो हमारे भूषण साहब जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर तिकवापुर में हुआ है। पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम जो है रत्नाकर त्रिपाठी, यानी त्रिपाठी है। इनके पिताजी का नाम जो है रत्नाकर त्रिपाठी है। ये पूछा जा सकता है कि जो भूषण जी हैं, यानी कवित कवित जो अध्याय है उसके राइटर यानी लेखक के पिताजी का नाम क्या है? तो रत्नाकर त्रिपाठी है। इनका उपनाम क्या है? तो भूषण है इनका उपनाम। क्या है? भूषण। और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो जो सोलंकी राजा है, यानी सोलंकी राजा रुद्र शाह ने सर कल से इंग्लिश का कौन सा बुक स्टार्ट होगा? अच्छा, मदर्स नेम। तो ये जो भूषण जी है, इनका मदर्स नेम नहीं दिया गया है, तो आपसे नहीं पूछेगा। चलिए, आशीष राज पूछ रहे हैं मदर्स नेम। और कल इंग्लिश का, पहले अभी हिंदी ग्रामर भी पूरा बाकी है, तो हिंदी ग्रामर सोच रहे हैं कल से 5 दिन लगातार हिंदी ग्रामर पढ़ाए, जिसकी वजह से हिंदी ग्रामर का पूरा खत्म कर दे। उसके बाद जो है हम लोग इंग्लिश चैप्टर जो है रोज एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो कल से हिंदी का ग्रामर चलेगा। चलिए, तो भूषण नाम इनको किसने दिया था? तो चित्रकूट जो है एक पर्वत है, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो पूछा जाएगा कि जो हमारे भूषण जी है, उनको कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें क्या दिया था? कवि भूषण की उपाधि दी थी। दोनों तरफ से आज कट रहा है। चलिए, छोटा कर देंगे। और आगे उपनाम, ये जो है ये भूषण, ठीक है। आगे भूषण उपनाम इतना प्रसिद्ध हुआ, जो इनका नाम जो भूषण है, आगे जो है भूषण, इनका नाम जो है, सर अंधेरा दिख रहा है। अच्छा, अंधेरा तो नहीं, ठीक दिख रहा है यहाँ पे। क्या अभी ठीक है? चलिए, फ्रेश दिखाई दे रही है अभी। तो इनका आगे जो है भूषण उपनाम जो है इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम जो है इनका विस्मृत हो गया। और मूल नाम जो है ये, यस सर, ठीक है। चलिए, कुमार सिंघानिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो इनका जो उपनाम है वह भूषण इतना प्रसिद्ध हो गया कि इनका जो मूल नाम है वो मतलब जो है खो गया, विस्मृत हो गया, पता ही नहीं चला किसी को कि इनका नाम क्या था। तो इनका जो मूल नाम है वो भी चैप्टर में नहीं बताया गया है। चलिए, विकास कुमार यादव, बहुत बढ़िया। प्रमुख आश्रयदाता, तो इनके आश्रयदाता कौन थे? आश्रयदाता का मतलब होता है, आश्रय मतलब क्या होता है? रहने के लिए जगह। और दाता मतलब क्या होता है? जो देने वाला होता है। तो जो हमारे कवि भूषण जी है, वह अपने घरों में नहीं रहते थे। वो कहाँ रहते थे? आश्रयदाता के पास रहते थे। तो इनके आश्रयदाता कौन थे, यह जान लेते हैं। तो इनके आश्रयदाता कुल 3 थे प्रमुख।
पहला जो आश्रयदाता है वह है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवाजी के पुत्र साहू जी और एवं पन्ना के बुंदेला राजा, जो पन्ना जगह है वहां के बुंदेला राजा छत्रसाल। तो इनके जो आश्रयदाता तीन हैं, कौन कौन? एक तो हो गए खुद छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे कौन है? तो साहू जी महाराज, और तीसरे जो है बुंदेला राजा, कौन? तो छत्रसाल। ये तीन जो थे अपने राज्य में इनको रखते थे, इनको आश्रय देते थे और पूरा खर्च उठाते थे इनको मान सम्मान के लिए, क्योंकि ये क्या थे? पढ़े लिखे थे उस समय के, अध्यात्म और जो वो लिटरेचर है उसके बारे में इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था और बहुत सारी कृतियां लिखते थे, जिसके कारण यानी मान सम्मान देने के लिए उनको क्या मिलता था? यानी जगह देते थे राजभवन में रहने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यह जो है विशेष, इनके बारे में विशेष क्या है? तो इनके बारे में विशेष यह है कि यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि। ये कब के कवि हैं? तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। यह जो है रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके दो भाई हैं, कौन कौन? तो एक कवि जो है चिंतामणि त्रिपाठी, और भूषण के भाई के नाम से क्या जाने जाते हैं? मतीराम भूषण के भाई के नाम से यह जाने जाते हैं। तो याद कर लीजिए कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो जो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण जो है वो कब के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं, और उनके भाई के रूप में जाने जाते हैं कौन? तो ये हमारे जो भूषण साहब है वही। इनकी कृतियां क्या क्या है, यानी इनकी क्या क्या रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं में शिवराज भूषण, इनकी रचनाएं में क्या है? शिवराज भूषण महत्वपूर्ण है, जो 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रस्तुति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। तो हमको इतना नहीं याद रखना, केवल ये याद रखना है कि जो हमारे भूषण जी हैं उनकी कृतियां कौन है? तो शिवराज भूषण है, ये नहीं याद रखना है। चलिए, उसके बाद में शिव बावनी है और छत्रसाल दशक है। यानी ये तीन क्या है? तो इनके मुख्य कृतियां हैं, कौन कौन? तो एक हो गया शिवराज भूषण, उसके बाद में दूसरा हो गया शिव बावनी, तीसरा हो गया छत्रसाल दशक। ये तीन कृतियां क्या है? इनके महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, और इनके तीन जो है अप्राप्त, ये तीन अप्राप्य मतलब जो है कृतियां भी है, यानी अप्राप्य कृतियां के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये तीन क्या है? अप्राप्य कृतियां है, कौन कौन? तो एक जो है भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। ये तीन क्या है? तो अप्राप्य कृतियां हैं इनके भूषण साहब जी के। एक है भूषण हजारा, दूसरा है भूषण उल्लास, और तीसरा क्या है? तो दूषण उल्लास है। देखिए, भूषण साहब जो है, नोट, भूषण जो है हिंदी कविता में रीति काल के वीर रस के कवि हैं। तो भूषण साहब जी हैं वो हिंदी कविता में रीति काल के वीर रस के प्रमुख कवि हैं। तो याद कर लीजिए भूषण साहब कब के कवि हैं? तो हिंदी के कविता में रीति काल के वीर रस के प्रमुख कवि हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पाठ के बारे में, छोटा ही इसको, ठीक है। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों, ये जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है? तो उसमें हमको पढ़ना है यहाँ जो भूषण साहब है, तो यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों, नायक मतलब समझते हैं, सबका क्या होता है? कोई ना कोई फेवरेट होता है, कोई मतलब कि कोई किसी का फैन होता है। तो उसी तरह से जो हमारे भूषण साहब हैं कवि, वो किनके फैन थे? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी महाराज, ये दोनों महाराज क्या थे? उनके नायक थे, यानी उनके हीरो थे, रियल हीरो थे उनके लाइफ के। तो यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कवित दिए गए हैं, जिनमें उनके शौर्य का बखान है। तो यहाँ पे जो हम लोग कवित पढ़ने वाले हैं वह किसके बारे में है?
तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल जी महाराज के बारे में है, जिसमें वह उनके वीर जो है ना उनके गुणों का अध्ययन करते हैं और उनके शौर्य का बखान करते हैं। वो कितने बड़े योद्धा थे उसके बारे में बताते हैं इस अध्याय में, जो कि कवित है। दो कवित दिए गए हैं, एक कवित हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए है और नीचे वाला किनके लिए है, छत्रसाल जी महाराज के लिए है। चलिए, कविता सुनने में भी बहुत मस्त लगता है। आज भी थोड़ा थोड़ा धुंधला क्यों आ रहा है। चलिए, इसको देखिए आप लोग। कवित नंबर 1 यानी जो कवित है शुरू वाला, वो ऐसे हम लोग यूट्यूब पे गाने वगैरह में भी सुनते हैं, वो बहुत ही बढ़िया रचना है। इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़व जयम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। ये आप लोग बहुत सुने होंगे, छत्रपति शिवाजी के बारे में बहुत फेमस है। इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़व जयम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। तो इसका जो क्या आशय होगा, क्या भावार्थ होगा पंक्ति का, पूरा पंक्ति का भावार्थ इसमें क्या होता है, लिखा हुआ होता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान देंगे ताकि इससे पूरा सारांश आपको पता चल जाएगा कि कविता में कहा क्या गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियां में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हैं। यानी किसका बखान कर रहे हैं, तो शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है। मतलब जो शिवाजी हैं, शिवाजी का मलेच्छों पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, यानी इंद्र जिमी जम्ब पर, बाडव जयम्ब पर। तो इंद्र का किस पे राज है, तो यम पर। और समुद्र की अग्नि का पानी और राम का दंभ से भरे रावण पर। यानी इसमें यही कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का क्या है, राज है किसके ऊपर, तो यम के ऊपर, और समुद्र की अग्नि का पानी पर, और राम का दंभ भरे रावण। यानी दंभ मतलब होता है यानी आक्रोश, क्या होना, आक्रोश होना। और वो बोलते हैं ना जिसको, अहंकार। हाँ, तो अहंकार से भरे रावण के ऊपर किनका राज है, राम जी का। तो इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी की शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। यह जो है इंपोर्टेंट है कि जो पहली पंक्ति है कवित का, जो प्रथम भाग है, उसमें हमारे भूषण जी किसकी तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम से करते हैं, तो शिवाजी की शौर्य की तुलना करते हैं। चलिए, पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर जयस रस बाहु पर राम द्विज राज है। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हैं। ये सब में रहेगा, यानी ऊपर वाले सर एग्जाम में पंक्ति का भावार्थ पूछता है क्या, हाँ पहले पूछा जाता था लेकिन अब नहीं पूछता, अब पूरे जो है ना उसका सारांश पूछ लेता है और कभी कभी देता है। तो इस बार का जिस प्रकार मॉडल सेट जारी करेगा उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग इसको रिकॉर्ड रखिएगा ताकि एक बार पढ़ लीजिएगा कि जो पंक्ति है, जो कविता है, उसका भावार्थ क्या है। जब तक भावार्थ नहीं मालूम रहेगा तो इसका क्वेश्चन हम लोगों से नहीं बनने वाला है। तो इस पंक्ति में, ये प्रस्तुत पंक्तियां में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है। जो शिवाजी हैं उनका मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवाओं का बादल पर। भगवान शिव का रति के पति, ठीक है, रति के पति पर यानी कामदेव पर। तो जो रति हैं उनके पति का नाम क्या है, कामदेव है। जिस प्रकार से हवाओं का राज चलता है बादल पर, भगवान शंकर का राज किस पे है, तो रति के पति यानी कामदेव पर, और परशुराम का जो है सहस्त्र बाहु पर। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं से की है, शिव से की है और परशुराम के साथ की है। तो हर में यानी जितने भी पंक्ति है सब में वो क्या करते हैं, जो हमारे कवि जो है भूषण जी हैं, वह शिवाजी की तुलना कुछ लोगों से करते हैं, किसी चीज से करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है, यानी ये जो दो पंक्तियां देख रहे हैं, इसमें उनकी तुलना किस पे हुई है, तो हवाओं से, शिव से, परशुराम से, इनके साथ की गई है।
चलिए, द्रावाद्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की शाखाओं पर यानी डालों पर, चीता का हिरणों के झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज है। उसी प्रकार से जो भगवान सहस्त्रबाहु मतलब, तो सहस्त्रबाहु का मतलब होता है एक राक्षस था जिसके 100 भुजाएं थे, जिसको परशुराम जी जो है आए थे और उनके 100 भुजा को क्या किए थे, काट दिए थे। उसमें था ना सहस्त्रबाहु पर द्विजराज है। द्विजराज मतलब होता है जो 2 भुजा वाले हमारे परशुराम जी है, वो जो सहस्त्रबाहु नाम का जो राक्षस था उसके 100 भुजाओं को उन्होंने क्या किया था, काट दिया था, उसी को बोलते हैं। चलिए, हाथी पर सिंह का राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग से, चीता से और सिंह के साथ की है। तो ये हो गया कि यह पंक्ति जो है इसमें क्या है, जिस प्रकार जंगल जो सिंह, अरे सॉरी, जिस प्रकार जंगल का आग का, अच्छा रावण को, नहीं नहीं रावण को नहीं, वो जो था सहस्त्रबाहु था। रावण को 100 जो है कैसे हो जाएंगे, वो तो 10 सिर वाला था, तो वो भी काउंट करे तो 10 दूना कितना होगा, 20 यानी 20, तो वो नहीं होगा। वो सहस्त्रबाहु एक राक्षस था। चलिए, तो भूषण जी ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इस पंक्ति में जंगल की आग से, चीता से और सिंह के साथ की है। चलिए, तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यौमलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी प्रस्तुत पंक्तियां में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर। जैसे कि उजाला के आते ही, जैसे ही उजाला फैलती है अंधेरा अपने आप छट जाता है, दूर हो जाता है, तो उसी तरह से किसका राज है, तो शिवाजी का राज है मलेच्छों के ऊपर। कृष्ण का कंस पर राज है। जिस प्रकार से जो भगवान कृष्ण थे और कंस पे राज करते थे, उसी प्रकार किसका राज है, तो शिवजी यानी शिवाजी का राज है। यही उनके क्या थी, शौर्य थी, बहुत बड़े योद्धा थे। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ की है। तो यह जो पंक्ति ऊपर देख रहे हैं उसमें भगवान जो भूषण जी हैं वह किसकी तुलना करते हैं, तो शिवाजी के शौर्य की तुलना करते हैं। किनके साथ, तो उजाले के साथ और किसके साथ, कृष्ण जी के साथ करते हैं। चलिए, अब जो है उसी के साथ जो कवित का जो प्रथम भाग था वो खत्म होता है और ये कवित का जो द्वितीय भाग है वह शुरू होता है। आइए इसमें क्या कहते हैं जानते हैं। ये तो कोई इसमें लैरिकल है नहीं। निक्सत म्या नित्य मयुख प्रलव भानु कैसी, फरो तम तोम से गैदन के जाल को। यह जो प्रस्तुत पंक्तियां है कविवर भूषण द्वारा रचित, भूषण द्वारा रचित कवित शीर्षक पाठ में से अवतरित है। यानी अवतरित मतलब कहाँ से लिया गया इस पंक्ति को, तो जो हमारे कवित हैं, जो भूषण साहब है उनके द्वारा लिखा गया जो शीर्षक पाठ कवित है वहां से लिया गया है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। अब देखिए जो कवित 2 है इसमें से कोई भी पंक्ति आएगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है भूषण साहब के, कविवर भूषण साहब के कवित से ली गई है, जिसमें कवि जो है छत्रसाल जी महाराज के वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयकारी सूरज से उसकी किरणें निकलती है, तथा वह गयंद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देती है जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को।
मतलब जो छत्रसाल जी महाराज है वो इतने शौर्य थे, इतने वीरवान थे, इतने बलवान थे कि जब एक बार तलवार निकालते थे तो जो सामने पूरी सेना क्या हो जाती थी, तितर बितर हो जाती थी, यानी पूरा फैल जाता था, उनको रास्ता दे देते थे लोग डर के मारे। वो इतना शक्तिशाली थे। चलिए, लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दौ दौ मुंडन की माल को। प्रस्तुत पंक्तियां कवि भूषण द्वारा रचित कवित शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र शिव, यानी रुद्र मतलब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडो यानी सिर की माला अर्पित कर रही है। जैसे देखिए, छत्रसाल की तलवार कैसी थी? अच्छा, छत्रसाल की जो तलवार थी, जैसे तलवार होता है वैसे ही थी। चलिए, वो देखे तो हम नहीं है। तो इस पंक्ति में जो है कवि कहना चाहते हैं, ये जो है कॉमन पंक्ति है कि नीचे वाला का जो भी आएगा सारांश, उसमें यही लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्ति या कवि भूषण द्वारा रचित कवित शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपटती है और रुद्र जो भगवान शिव है को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडो यानी सिर की माला अर्पित कर रही है। जैसे देखिए, वो जो थी ना काली माँ, ठीक है, तो एक बार जब भगवान शिव गुस्सा हुए थे, तो इसके बारे में पूरा जानकारी हमको है नहीं, तो बता देते फिर भी थोड़ा सा। तो वो उनके रास्ते में क्या हुई थी, सो गई थी। जब उनका पैर पड़ा उनके ऊपर, नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा हो गया। वो माँ काली थी ना, उनका पैर जब भगवान भोलेनाथ के ऊपर पड़ा तब वो रुकी, शांत हुई। जब बीज मुंड का क्या किया था, वध किया था, तब रक्त बीज का। चलिए, वो उल्टा हो गया कहानी हमसे। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें कहते हैं कि हे राजन, जो आपकी तलवार है वह दुश्मनों के, जो शत्रु हैं, उसके गर्दन पे ऐसे लिपटती है जैसे कि नागिन लिपटी हुई हो। और जो है वह नागिन, वो सिरों का जो माला है, किसको अर्पित कर रही है? भगवान रुद्र को, यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। चलिए, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां यहाँ तक ठीक है कि वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। यहाँ से पढ़िए, कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल की। सर वैसे नहीं है। हाँ, बिल्कुल वैसे नहीं है, उल्टा हो गया, इसीलिए छोड़ दिए हैं। जब याद नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा कहने से कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं क्या, कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहां तक बखान करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। यानी वो इतने बलवान है, वीरवान है कि एक बार तलवार निकालते हैं तो पूरे शत्रु है उसका क्या करते हैं, सफाया कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भूषण साहब कि मैं आपके शौर्य का, आपकी तलवार का, आपकी ताकत का कितना बखान करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कलिका सी कलकी किल की कलेऊ देती काल को। ठीक है, इसमें भी जो है उनके वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है, जो शत्रुओं के दल का संहार कर रही है, यानी क्या कर रही है, काटते जा रही है, काटी काटी। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो। जैसे माँ काली है और उनका फोटो आप लोग देखते होंगे कि उनके गले में क्या होता है, सर की माला होती है। तो कहते हैं कवि भूषण जी कि हे राजा छत्रसाल, हे राजन, आपकी तलवार ऐसे है जो सिरों को काट रही है
और उन सिरों का माला किनको अर्पित कर रही है? तो माँ काली को अर्पित कर रही है, उनको प्रसाद के रूप में प्रसन्न करने के लिए। तो वहीं बताया गया है। आज का क्लास बच्चों इतना ही है। केवल पूरा सारांश मिला है आपको। ऑब्जेक्टिव जो है इसका कल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इधर उधर हो गया है जिसके कारण से आज नहीं हुआ है। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। कल आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार करके आइए। 50 ऑब्जेक्टिव पहले इसका लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ग्रामर की क्लास शुरू करेंगे। कल हिंदी ग्रामर, जो हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण, उसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाया जाएगा। तो कल की क्लास याद कर लीजिए, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाया जाएगा, सर्वनाम। इस समय लाइव जुड़ना नहीं भूलिए। और आइए, कल 50 ऑब्जेक्टिव होगा, तो इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, इस पीडीएफ का रिवीजन कर लीजिएगा। सर काली जी को पूजते क्यों हैं? अब देखो, अब ये तो पूरा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमको ही जानकारी नहीं, तो फिर हम क्या बताएं। गुड नाइट सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, अ स्वीट ड्रीम्स, अ स्वीट स्टोरी कम्स इन योर ड्रीम। एक मीठा सा जो है कहानी आपके सपने में आए। चलिए। जबकि वो तो हेड की माला पहनती है। अच्छा हाँ ये है, लेकिन अब उसके पीछे कुछ कारण था ना, और हेड की माला राक्षसों का ना पहनती है, मानव का थोड़ी पहनती है। चलिए।